हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट और बहुत ही क्विक रिवीजन रखेंगे जितना शॉर्ट हो सके प्रीलिम्स के लिए। और जितने भी हैं टॉपिक्स को पूरे कवर करेंगे। तो पर्पस क्या होगा कि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं लाइक कि बीजीएस में आएगा, उत्तराखंड जुडिशरी या अदर स्टेट जहाँ पे भी हरियाणा में आता है या जहाँ भी आते हैं वहाँ के क्वेश्चंस को देखते हुए कि क्वेश्चंस कहीं के भी छूटे ना, तो उस पैटर्न पे हम लोग इसको स्टडी करेंगे। पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो बेसिक्स को देखेंगे हिंदू लॉ के, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दो चीजों को देखेंगे क्योंकि शॉर्ट वीडियो करना है मैरिज एक्ट अकॉर्डिंग, तो हम लोग बस दो ही चीजों को कवर करेंगे जो कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस उसी को। ऐसे तो हिंदू लॉ काफी लंबा है, डिटेल लेक्चर लें तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बात करेंगे सोर्स। सोर्सेस क्या क्या होते हैं, तो फिल्म्स में पूछता भी है बहुत बार। सोर्सेस में दो, एक होता है एंशिएंट, इसको प्राइमरी सोर्स भी कहते हैं, एक होता है मॉडर्न। दो सोर्स हैं, एक तो इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। एंशिएंट सोर्स में क्या आते हैं? श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट एंड कस्टम एंड यूसेज। मॉडर्न सोर्स में जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशन, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो सबसे पहले सोर्स में क्या है, हमारे पास दो सोर्स, एंशिएंट और मॉडर्न। एंशिएंट सोर्स में हमारे पास चार आते हैं। चार में क्या क्या है? इसमें चार है, इसमें तीन है। चार में क्या है? श्रुति। श्रुति को सीधा सीधा समझा जाता है कि श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ, तो ऑब्वियसली किसी ने कहा होगा तभी किसी ने सुना होगा, दो पर्सन। तो ये कहा जाता है कि गॉड ने बोला और ऋषियों ने सुना, तो उसे हम श्रुति कहते हैं। फिर अगला आता है स्मृति। स्मृति क्या होता है? जो कुछ रिमेम्बर रह गया, रिमेम्बर रह गया सुनने के बाद से, उसको स्मृति कहा जाता है। इसके बाद आता है कमेंट्री एंड डाइजेस्ट, थर्ड वाला। कमेंट्री एंड डाइजेस्ट क्या है? कमेंट्री एंड डाइजेस्ट जो स्मृतियों में बहुत सारी चीजें लिखी थी वो क्लियर फॉर्म में नहीं थी, तो ऐसी बहुत सारी फिर उस पर कमेंट्रीज आई, बहुत सारे उस पर लोगों ने टीका टिप्पणी की, डाइजेस्ट किया, तो उसी को हम कमेंट्रीज कहते हैं। इसी पे लाइक हमारी मनुस्मृति है, वो भी एज अ कमेंट्री है, तो ये कमेंट्रीज आती हैं। लास्ट आता है कस्टम और यूसेज। कस्टम और यूसेज जो कि किसी भी एक सोसाइटी में लंबे टाइम से कंटिन्यूअसली चले आ रहे हैं, ऐसे कस्टम्स या ऐसी प्रथाएं, उसे हम कस्टम और यूसेज कहते हैं। कस्टम और यूसेज में बेसिकली बहुत छोटा सा अंतर है। छोटा क्या अंतर ये कि जो कस्टम होता है वो बहुत एंशिएंट होता है, लोगों को पता नहीं होता, बट यूसेज जो है वो उतना लंबा, उतना एंशिएंट नहीं होता है, वो भी नया नया फॉर्म होता है। तो जो यूसेज होता है वही आगे चल के कस्टम बनता है। मॉडर्न सोर्स में जुडिशियल डिसीजन, जुडिशरी के जो डिसीजंस है वो जुडिशियल मॉडर्न सोर्स में आते हैं। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन जो एक्ट बनाती है, एक्ट को पास करती है, उसके बेसिस पे जो डिसीजंस आते हैं या उसके अकॉर्डिंग लॉ में जो चेंजेस होते हैं उसको हम लेजिस्लेशन के थ्रू कहते हैं। लास्ट होता है इक्विटी, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। इक्विटी एंड गुड कंसाइंस में क्या आता है? जस्टिस, हाँ यहाँ पे सॉरी जस्टिस पूछ रहा है, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, ठीक है। ये वाला जो सोच है उसमें क्या है कि अगर जब जहाँ पे इसमें भी कोई ना हो, इसमें भी क्यों ना हो, तो जस्टिस के बेसिस पे, इक्विटी के बेसिस पर, गुड कंसाइंस के बेसिस पे चीजों को डिसाइड किया जाता है। ये हमारे हो गए सोर्सेस। तो मेनली ये हो गया हमारा सोर्स। आते हैं स्कूल पे। स्कूल्स क्या क्या है? तो स्कूल्स में मेनली हिंदू लॉ में दो स्कूल्स हैं। एक है हमारा मिताक्षरा, दूसरा है दायभाग। दायभाग ये हमारे दो बेसिक स्कूल हैं हिंदू लॉ के। मिताक्षरा
इसके जो इसको मिताक्षरा को जिन्होंने लिखा था विजनेश्वर या विज्ञानेश्वर बोलते हैं, विजनेश्वर। दाएं भाग को लिखा था जीमूत वाहन। ये हो गया। अब मिताक्षरा स्कूल में इसके कुछ सब स्कूल्स हैं। मेनली अगर इम्प्लीमेंटेशन देखें तो मिताक्षरा स्कूल है जो होल ऑफ इंडिया पे लगता है, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, सॉरी यहाँ पे बंगाल, तो बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल एंड असम। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है मिताक्षरा का वो पूरे इंडिया पे होता है, बस बंगाल और असम के पार्ट्स को छोड़ करके। वहीं पे दाएं भाग की अगर बात करें तो ये बंगाल में होता है अप्लीकेबल और असम। मिताक्षरा स्कूल में कुछ के कुछ सब स्कूल्स भी हैं, जैसे बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद से मद्रास स्कूल, तो बनारस, मिथिला, मद्रास एंड लास्ट है पंजाब, पंजाब। तो ये 5 स्कूल हैं जो मिताक्षरा स्कूल के। मेनली पर्पज क्या है स्कूलों का, तो स्कूल्स में जो इसके सोर्स है मिताक्षरा, इसमें क्या होगा कि चीजें रिटन फॉर्म में है कि कैसे लॉ जो है वो एप्लीकेबल होंगे। तो उससे रिलेटेड रूल्स हैं, जैसे कि हिंदू में सक्सेशन को लेकर के कैसे लॉ आएंगे, मैरिज को लेकर के कैसे लॉ आएंगे, या एडॉप्शन को किसी को लेना है तो उसके रिलेटेड जो लॉ है उसको ये गवर्न करते हैं। बात करें हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ, ये एक पर्सनल लॉ है, एक पर्सनल लॉ है। तो ये हमारा बेसिक हो गया इसका कि ये हमारे कि सोर्सेस क्या है, स्कूल्स क्या है। कि पहले तो ऐसा कुछ था नहीं कि 1955 के पहले इसी के अकॉर्डिंग चीजें गवर्न होती थी। अब तो चीजें सिंप्लीफाइड है कि 1955 के बाद से हमारे एक्ट बन गए काफी सारे, तो हमें एक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैरिज एंशिएंट टाइम में। ऑब्वियसली मॉडर्न टाइम में तो वैसा कोई टाइप्स तो रह नहीं गया, तो टाइप्स ऑफ मैरिज एंशिएंट टाइम में देखेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप थे, एक था रिकॉग्नाइज और एक था अनरिकॉग्नाइज। इसी को अप्रूव्ड फॉर्म भी कहते थे, इसे कहते थे अनअप्रूव्ड फॉर्म। दोनों चलते थे, बट जो अप्रूव्ड फॉर्म था, रिकॉग्नाइज था, वो क्या था, इसमें 4 थे। ब्रह्म विवाह, अर्श विवाह, प्रजापति विवाह और सातवें लास्ट में था दैव विवाह। तो ये हमारे 4 रिकॉग्नाइज्ड टाइप के विवाह थे, ब्रह्म विवाह, अर्श विवाह, प्रजापति विवाह और दैव विवाह। साथ ही साथ अगर अनरिकॉग्नाइज की बात करें तो अनरिकॉग्नाइज में गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस और लास्ट आता था पिशाच। तो ये अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर्म थे या अनअप्रूव्ड फॉर्म थे विवाह के, जिसमें गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह आते थे। ये 4 फॉर्म थे विवाह के। फिर यहाँ से पूछ लेता है, इसलिए इसको बताने का बस यही रीजन था कि इसमें टाइप्स पूछ लेता है, रिकॉग्नाइज कौन से हैं, या अप्रूव्ड फॉर्म में कौन सा आता है, अनअप्रूव्ड फॉर्म में कौन सा आता है। सो दिस इज ऑल ओवर बेसिक्स
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ पढ़ना है। तो हिंदू कौन है? हु इज हिंदू? अब इस ये जो हु इज हिंदू है वो सेक्शन 2 में अच्छे से बताया गया है कि हिंदू कौन है, बट इसको एक केस में बताया गया था, यज्ञ पुरुष शास्त्री वर्सेस मूलदास। इस केस में पहली बार बताया गया था कि हिंदू कौन है। और साथ ही साथ एक केस और आता है, इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम। इसमें बताया गया था कि हिंदू जो है, हिंदू बाय बर्थ भी होते हैं, बाय बर्थ तो होते ही होते हैं, और हिंदू बनते भी हैं। हिंदू जो है वो क्रिएट भी होते हैं। क्रिएट कैसे होते हैं? कन्वर्जन से, रिकन्वर्जन से। तो कन्वर्जन से मेनली इसमें कहा गया। इसके बाद से एक क्वेश्चन और आता है, मार्थम्मा वर्सेस मुन्नुस्वामी। तो इस केस में क्या था? इस केस में भी बात की गई थी कि क्या कोई पर्सन वो कन्वर्ट होने के बाद रिकन्वर्ट हो सकता है। लाइक कि कोई पर्सन हिंदू है, वो इसमें क्या होता है फैक्ट में कि पर्सन था वो कन्वर्ट, पहले हिंदू था, हिंदू से इसने क्या किया, क्रिश्चियन में अपना अपना कन्वर्जन किया, और बाद में इसने फिर रिकन्वर्ट होकर हिंदुइज्म में आ गया। तो ये कहा गया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पर्सन अपना रिकन्वर्जन कर सकता है, रिकन्वर्जन। तो इसमें कहा गया कि देवल स्मृति है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि कोई भी पर्सन अपना रिकन्वर्जन भी कर सकता है। तो हिंदू कौन है? तो अभी इसको जब अभी आगे पढ़ेंगे सेक्शन, तो उसमें हिंदू को लेकर के काफी क्लियर डिफाइन किया गया है कि हु इज ए हिंदू। एक्ट के बारे में अगर ओवरव्यू देखें तो नाम है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 18 मई 1955। टोटल सेक्शन 30, टोटल चैप्टर 6। ये इसके बेसिक हो गया। इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट 1976, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट, जिससे काफी कुछ चेंजेस किए गए थे हिंदू मैरिज एक्ट में। तो अब हम लोग चलेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में। ये तो हमारा हो गया बेसिक ओवरव्यू। सेक्शन 1, सेक्शन 1 बताता है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा। तो सीधा सीधा कि एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, होल ऑफ द इंडिया एप्लीकेबल होगा, सीधा सीधा है जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है। सेक्शन 2 बताता है, सॉरी सेक्शन 1 में एक टाइटल एक्सटेंट की बात करता है, तो हिंदू मैरिज एक्ट नाम होगा, होल ऑफ द इंडिया लगता है। सेक्शन 2 बताता है एप्लीकेशन क्या होगा। तो इसमें क्राइटेरिया दिया गया, सेक्शन हमारा 2 ए कहता है एनी पर्सन, ठीक है, हु इज एनी पर्सन हिंदू बाय रिलीजन। तो कहता है कि एनी पर्सन किसी भी पर्सन को इंक्लूड करता है जो कि हिंदू है। कैसे? बाय रिलीजन, बाय रिलीजन वो हिंदू है, बट इसमें ये इंक्लूड कर देता है किसको किसको? वीर शैव, ऐसे लोग जो शिव जी की पूजा करते हैं। लिंगायत, जो लिंग की पूजा करते हैं। कोई भी मेंबर है जो कि ब्रह्म समाज का, ब्रह्म समाज, साथ ही साथ आर्य समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। सो प्रार्थना समाज ये इन पर्सन्स को इंक्लूड करता है। साथ ही साथ कहता है बी वाला पॉइंट कि साथ ही साथ ये किसको कहता है? एनी पर्सन जो कि बुद्धिस्ट है, सिख है और जैन है, तो उनको भी ये साथ साथ इंक्लूड करते हैं। कैसे हैं ये? बाय रिलीजन। तो एनी पर्सन जो कि बुद्धिस्ट है, सिख है, जैन है, बाय रिलीजन। और लास्ट कहता है पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम। तो थर्ड कहता है इसका सी क्लॉज कि पर्सन जो होंगे वो मुस्लिम नहीं होंगे, पारसी नहीं होंगे, ज्यू नहीं होंगे और क्रिश्चियन नहीं होंगे। ये चार चीजों को कहता है कि ऐसे पर्सन
जो कि मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है और क्रिश्चियन नहीं है। तो ऐसे लोग भी, उसके अलावा जो लोग होंगे वो भी इंक्लूड होंगे, जैसे कबीरपंथी, या ऐसे पर्सन जो ओशो को मानते हैं, या हाँ इसमें यही आते हैं, ठीक है, कबीरपंथी हो गया या ओशो वाले हो गया, या ऐसे जो ईश्वर को नहीं मानते या इसमें आते हैं, तो उन लोगों को भी हिंदू कहा गया है। तो 3 डेफिनेशन आ गई कि हिंदू कौन है। तो हिंदू में कोई भी पर्सन जो हिंदू होगा, कैसे रिलीजन से, रिलीजन में इसमें वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज को इंक्लूड करता है। साथ ही साथ ये बुद्धिज्म को ले लेता है, सिख को ले लेता है, जैन को ले लेता है, जो कि रिलीजन से है। और ऐसा कोई पर्सन जो कि मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, जू नहीं है और क्रिश्चियन नहीं है, उनको भी हम इंक्लूड करते हैं हिंदू में। तो काफी ब्रॉड डेफिनेशन है हिंदू की। फिर एक्सप्लेनेशन इसमें है, सेक्शन 2 में एक्सप्लेनेशन पार्ट है। इसमें क्या कहता है, ए वाला, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट जिसके बोथ पेरेंट्स हिंदू, तो एनी चाइल्ड जिसके की बोथ, चाहे वो इलेजिटिमेट हो या लेजिटिमेट हो, ठीक है, इसके जो पेरेंट्स हैं, बोथ पेरेंट्स मतलब कि मदर और फादर दोनों, ये क्या है, हिंदू हो, बुद्धिज्म में हो, सिख हो या जैन हो, ये सारे, कोई भी वो चाइल्ड, इनका कोई भी चाइल्ड होगा जिसके दोनों पेरेंट मेल या फीमेल दोनों हिंदू में आते हैं, बुद्धिज्म में आते हैं, सिख में आते हैं और जैन में आते हैं, वो हिंदू है। बी क्या कहता है कि जिसका कोई एक पेरेंट, अब इसमें जो सेम इलेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, जिसका एक पेरेंट चाहे मदर या फादर, दोनों में से कोई एक हिंदू हो, कोई एक हिंदू होगा, और साथ ही साथ इनका जो क्या बोलते हैं, ब्लड ड्रिंकिंग होगी, ड्रिंकिंग जो होगी बच्चे की, वो एज अ हिंदू हुआ हो। तो एग्जाम में कभी पूछता है कि अगर एग्जाम्पल में जैसे एक पर्सन है ए, इसके मदर फादर है सी और डी, अब ये है क्रिश्चियन, और जो डी है मदर इसकी है, मान लो लाइक यहाँ पे फादर कर देते हैं, ये मदर कर देते हैं, पर्सन है इसके, ये फादर है, ये है मदर, फादर इसके क्रिश्चियन है, मदर इसकी हिंदू है। अब इसका जो ब्रॉटअप होता है, अगर वो हिंदू फैमिली में माता के पास होता है तो वो लड़का हिंदू होगा, लेकिन अगर वहीं पे ये अपने पिता की साइड से है, फादर के अकॉर्डिंग घर में रह के वहां पे पला बड़ा है, तो वो एज ए क्रिश्चियन में आएगा। सो बी वाला ये कहता है। सी कहता है कि कोई पर्सन है, अगर वो कन्वर्ट हुआ है तो वो भी हिंदू है, या री कन्वर्ट हुआ है। कन्वर्ट का मतलब कि मुस्लिम था या ज्यू था, पारसी था या क्रिश्चियन था, इसमें से कन्वर्ट होके वो हिंदू बन गया। रिकन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि हिंदू से पहले मुस्लिम में आया, मुस्लिम से फिर कन्वर्ट होके हिंदू में आ गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिकन्वर्जन। तो ऐसा कोई पर्सन अगर रिकन्वर्ट होता है तो उसको भी हम ये कहेंगे कि वो भी हिंदू है। फिर इसका सेक्शन 2 का सब क्लॉज 2 कहता है कि इसका जो है हिंदू मैरिज एक्ट है, जो इसका अप्लीकेशन एसटी शेड्यूल ट्राइब्स पे नहीं होगा, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो गजट में निकाल करके उन पे एप्लीकेशन करवा सकती है पूरे एक्ट का। अदरवाइज जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसका एप्लीकेशन शेड्यूल ट्राइब्स पे नहीं होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3, जो कि हमारा डेफिनेशन क्लॉज है। तो सबसे पहले ए में डेफिनेशन है कस्टम और यूसेज। कस्टम क्या होता है, यूसेज क्या होता है, तो सीधा सीधा हेड पर डायरेक्ट। कस्टम और यूसेज में क्या है, एनी रूल। तो कस्टम और यूसेज क्या होते हैं, एक रूल होते हैं जो कि मेनली सोसाइटी में चले आते हैं पहले से, कि कुछ रूल्स हैं वो हर एक फैमिली में चलते आते हैं, वो फैमिली के अकॉर्डिंग डिफर करते हैं, जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग डिफर करते रहते हैं। सो कस्टम और यूसेज क्या है, ये सिग्निफाई करते हैं एनी रूल जो कि कंटिन्यूअसली और यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, ऑब्जर्व किया गया फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ, जिसको कि फोर्स ऑफ लॉ मिला है। तो इसमें क्या क्या आएगा कि रूल होता है, ये कंटिन्यूअस होता है
और यूनिफॉर्म होता है, साथ ही साथ लॉन्ग टाइम से यूज में रहता है, लॉन्ग टाइम से यूज में रहता है किसी लोकल एरिया में या ट्राइब में या कम्युनिटी में। साथ ही साथ ये अपोज नहीं करना चाहिए, अपोज नहीं करना चाहिए किसको, पब्लिक पॉलिसी को। अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। और वो जिस फैमिली, जो कि कोई फैमिली है, अगर वो कस्टम को क्लेम करी तो उसकी फैमिली में वो डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, नहीं, ये कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं कस्टम और यूसेज। फिर आता है बी। बी में क्या कहता है, डिस्ट्रिक्ट कोड। डिस्ट्रिक्ट का कोड का मतलब सीधा होता है सिटी का जो सिविल कोड होता है उसको डिस्ट्रिक्ट कोड कहते हैं। सी आता है फुल ब्लड और हाफ ब्लड। फुल ब्लड और हाफ ब्लड तो जनरली तो इजी है समझना। फुल ब्लड मतलब कि सगा, हाफ ब्लड के मतलब क्या होता है सौतेला, तो फुल ब्लड। और इधर आता है हाफ ब्लड। फुल ब्लड का मतलब जैसे एक पर्सन है ए और एक है बी, ये दोनों कैसे फुल ब्लड में आएंगे, इनके माता पिता फादर है, ये मदर है। अब ये जो है दोनों, ए जो है वो फादर और मदर इसका बेटा है, और बी जो है वो इसका और इसका बेटा है। तो ये दोनों जो है सेम मदर और फादर के बच्चे हैं, तो इसको सगा कहा जाएगा। इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो फुल ब्लड की होगी, मतलब इन्हें माता का भी ब्लड पूरा मिला 50% मिला और पिता का भी ब्लड जो ब्लड है 50% मिला, तो ये फुल ब्लड हो गया 100%। हाफ ब्लड में क्या होता है, हाफ ब्लड में होगा कि जो मदर है वो चेंज हो जाएगी, वो सेम नहीं रहेगी, फादर सेम रहेंगे। एक पर्सन है यहाँ पे एक्स और यहाँ पे है वाई, अब इसके जो पिता रहेंगे वो सेम रहेंगे, तो ये इनका और इनका ये सेम है। बट जो मदर है इसकी यम1 और यम2 है, तो यम1 है इसकी मदर और यम2 है इनकी मदर। तो यहाँ पे क्या है, इस बच्चे में फादर में यहाँ पे 50% जिसे फादर का ब्लड मिला है 50% हो गया इस वाली मदर का, और इसमें क्या है, इसमें 50% इसका है 50% इस मदर का, तो दोनों में सेम नहीं है, तो इसको हम कहेंगे हाफ ब्लड है। तो ये हाफ ब्लड है, मतलब इसको हिंदी में सौतेला भी कहते हैं। तो जिनके एंसेस्ट्रेस जो होती हैं या फीमेल जो होती है मदर जो है वो अलग अलग हों बट जो फादर है वो सेम हो, उसको हम कहेंगे हाफ ब्लड। इसके बाद से आता है डी। डी में है यूट्राइन ब्लड, इसको सहोदर कहते हैं। सहोदर का मतलब होता है सह उदर, मतलब एक उदर से जो जन्मे हो। तो यूट्राइन में क्या होता है कि जो मेल होंगे वो अलग अलग होंगे, वो डिफरेंट होंगे, बट जो फीमेल होगी वो सेम होंगी। सेम जैसे एक पर्सन एक्स है एक वाई है, तो यहाँ पे इसके फादर 1 इक्वल टू, यहाँ पे मदर एक ही रहेंगी, तो ये और ये इसका बेटा और ये इसके बच्चे, तो ये हो गए इनके बीच, इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वो यूट्राइन होगा। यूट्राइन मतलब सहोदर हो गया, तो ये हो गया फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्राइन ब्लड। इसके बाद से चलते हैं अगला, में वही लिखा है सी और डी में एंसेस्टर मतलब होता है फादर, एंसेस्टर्स का मतलब होता है मदर। ई में क्या है प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब का मतलब जो भी रूल्स इस एक्ट में बने हो। एफ में आता है अब एफ टू एफ, ये काफी पूछता भी है, डायरेक्टली डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं टू एफ में किसका है, टू जी में किसका है। तो एफ में आता है सपिंडा रिलेशनशिप, सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप का मतलब इसमें देखो दो सीधा सीधा होता है, एक होता है मदर की साइड से, एक होता है फादर की साइड से। मदर की साइड से 3 जनरेशन, फादर की साइड से हम इसे 5 जनरेशन देते हैं। और जिस पर्सन का चेक करेंगे उस पर्सन को हमेशा फर्स्ट जनरेशन दिया जाता है। तो लाइक कि अगर यहाँ पे पर्सन है एक्स, तो अगर इसका हमें चेक करना है मदर की साइड से और फादर की साइड से, तो क्या होगा, तो मदर की साइड से एक्स तो इसकी माँ, तो एक्स की मदर, और इसके ऊपर सेकंड, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, ये हो गया सेकंड, और थर्ड जनरेशन में आएगा एक्स की मदर मतलब इसकी नानी। तो एक्स ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, ये हो गया सेकंड जनरेशन और ये हो गया थर्ड जनरेशन। तो मदर की साइड से हम 3 जनरेशन को लेते हैं। सपिंडा में फादर की साइड से हम 5 जनरेशन लेते हैं।
तो नीचे करते हैं x। अब x के पहला जनरेशन x हो गया, दूसरा जनरेशन में x के फादर, फिर इसके ऊपर x के फादर के फादर, इसके दादा, फिर x के फादर के फादर के फादर, और लास्ट जो आएगा x फादर। तो इसकी हो गया x हो गया पहला जनरेशन, xf हो गया दूसरा जनरेशन, xff हो गया तीसरा जनरेशन, xff ये हो गया चौथा जनरेशन, और ये हो गया पांचवा जनरेशन। तो ये 5 जनरेशन हम सपिंड निकालते हैं जब हम सपिंड के जब शादी करने के लिए मैंने इस चीज को यूज किया था कि क्या कोई पर्सन जो है वो सामने से सपिंड में मतलब एक ही पिंड के नहीं है ना, एक ही उनमें ब्लड तो नहीं आ गया ना, तो उसके लिए यहाँ पे 5 जनरेशन दिया जाता है और यहाँ पे 3 जनरेशन मदर की साइड से दिया जाता है। पहले ये कितना था, पहले ये था 5 जनरेशन मदर के ओर से और 7 जनरेशन फादर की ओर से। अब बट ये चीजें चेंज हो गई हैं, अब यहाँ पे 3 जनरेशन है और 5 जनरेशन है। तो ये हो गया सपिंडा। हाँ, सपिंडा में फिर ये भी आता है कि इनके जो आगे वाली इसके जो आगे वाली जनरेशन में आएंगे, अगर वो कॉमन एंसेस्टर से रिलेट करते हैं तो वो भी सपिंड में आते हैं। बट जनरल रूल में क्या है कि इधर 3 जनरेशन इधर 5 जनरेशन, जिस पर्सन को काउंट करना होगा उसको हमेशा फर्स्ट जनरेशन में काउंट किया जाता है। तो ये हो गया F2F। अगला चलते हैं 2G, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। वैसे हिंदू लॉ में बेसिक्स में ही है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ऑब्वियसली इसमें टाइम तो लगना नहीं है। 2G डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होती है? ऐसी डिग्री जो कि जिसमें रिलेशनशिप ही प्रोहिबिटेड है, एक दूसरे से बहुत ही वो क्लोजली अटैच है। सो विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड वन इज लीनियल असेंडेंट, एक जो है वो दूसरे के साथ का लीनियल असेंडेंट है, या वो किसी की वाइफ या हस्बैंड है, उस केस में वाइफ है या ब्रदर है या फादर है या फादर मदर। ठीक है, इसमें सीधा सीधा समझ लो कि कुछ रिलेशन आते हैं जैसे फादर सन डॉटर, मदर सन, ब्रदर सिस्टर, अंकल नीस। तो ये सारे जो रिलेशंस में आते हैं ये डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। ऐसी डिग्री में कभी भी कोई शादी हैपन नहीं हो सकती, इसलिए इनको डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कहा जाता है, ताकि जो बहुत ही क्लोज रिलेशंस होते हैं ऐसे उनको कहा जाता है। तो ऐसे रिलेशनशिप में भी शादियां नहीं होती हैं। तो ये हमारा जो हो गया वो है डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट। अब इसमें कहता है कि रिलेशनशिप जो भी इंक्लूड करेंगे, जब भी हम रिलेशनशिप देखेंगे रिलेशनशिप, तो उसको देखकर हम फुल ब्लड भी लेंगे, फुल ब्लड का तो देखेंगे ही, देखें फुल ब्लड, हाफ ब्लड का भी, दोनों को सबको सेम वैल्यू रहती है। जो ट्राइन ब्लड, साथ ही साथ एडॉप्शन, इन चारों को लेंगे तो फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड और एडॉप्शन से आएंगे। और साथ ही साथ इनमें से जो भी, चाहे वो लेजिटिमेट होगा या वो इलेजिटिमेट होगा, उस दोनों से लिया जाएगा। तो कभी भी रिलेशनशिप निकालना, लाइक एक पर्सन है उसकी अगर शादी के लिए रिलेशनशिप निकालना है तो फुल ब्लड में अगर आता तो भी वही सेम इफेक्ट होगा, हाफ ब्लड में अगर कोई पर्सन आ रहा है तो भी सेम इफेक्ट, यूट्राइन में आ रहा तो भी सेम इफेक्ट, एडॉप्शन में आ रहा है तो भी वो सेम इफेक्ट, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे वो इलेजिटिमेट हो। लाइक एक लड़का है ए, तो ये अपनी इलेजिटिमेट सिस्टर से कभी शादी नहीं कर सकता, तो वैसे जैसे वहां पे सेम लेजिटिमेट को इफेक्ट मिलता है वैसे ही इलेजिटिमेट को मिलता है। फिर आते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 सीधा सीधा ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात करता है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 5। सेक्शन 5, सेक्शन 5 क्या बताता है? कंडीशन क्या होंगी हिंदू मैरिज के लिए। तो हिंदू मैरिज के लिए कंडीशन क्या क्या होंगी, तो इसमें देखो सेक्शन 5 में सीधा सीधा 5 कंडीशन बताता है, 5 कंडीशन। बट एक कंडीशन इसमें है कि यहाँ पे दो हिंदू, अगर हिंदू जो कि मेल होगा और हिंदू फीमेल होगी तो उनके बीच में जब भी मैरिज होगी तो ये 5 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन, दूसरी, चौथी और पांचवी। पहली कंडीशन कि उनका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, लिविंग नहीं होना चाहिए शादी के टाइम पे। दूसरा क्या कहता है? अनसाउंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो अपनी कंसेंट दे सके। थर्ड बताता है कि ये अगर बॉय है तो वो 21 ईयर
और गर्ल जो है वो ब्राइडग्रूम, जिसे आप ब्राइड और ब्राइडग्रूम के सीधा सीधा लिखा, तो बॉय जो 21 ईयर और लड़की जो है वो 18 ईयर की एज क्रॉस कर लेनी चाहिए। फोर्थ कहता है कि वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए। और फिफ्थ कहता है कि वो सपेंड नहीं होने चाहिए, दूसरे के सपेंड रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए। तो ये हो गया सेक्शन 5 में कंडीशन की, ये 5 कंडीशन है। अब अगर इन पांचों कंडीशन में कोई भी इफेक्ट आएगा तो क्या होगा, हम पहले इसको देखते हैं। तो इसी के साथ हमें ये भी तैयार करना है कि इफेक्ट क्या होगा। तो इधर हम लोग इसका इफेक्ट देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट होगा। तो अगर कोई पर्सन जिसकी ऑलरेडी एक लिविंग स्पाउस है, अगर वो एक उसका कोई पति या पत्नी जिंदा उसके बाद भी अगर वो शादी करता है तो उसकी शादी का इफेक्ट ये होगा कि वो शादी जो दोबारा करेगा वो वॉइड होगी। अगर अनसाउंडनेस में किया गया तो ये वॉइडेबल होगा। अगर लड़का और लड़की की एज कम है उसमें किया गया है तो शादी यहाँ पे वैलिड होती है, साथ में बस पनिशमेंट के प्रोविजंस यहाँ पे जुड़ जाते हैं। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर शादी होती है तो वो वॉइड होती है, और सपेंडा रिलेशनशिप में होती है शादी तो वो भी वो वॉइड होती है, ऐसी शादियां शून्य होती हैं। तो ये इसका इफेक्ट है, ये हमें सेक्शन 11 और 12 में मिल जाएगा, वो हम यहीं पे करते हैं। अब आता है कि कोई पर्सन है उसका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। तो लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, बट ये कंडीशन जो है ये हिंदू मैरिज एक्ट के साथ आई है, 1955 में आई है। इससे पहले जो शादियां होती थी उसमें कोई भी पर्सन कितनी भी शादी कर सकता था, यहाँ पे कोई लिमिट फिक्स नहीं थी। तो जो ये हिंदू मैरिज एक्ट है ये एक तरीके से मोनोगैमस मैरिज की बात करता है, मतलब कि एक पर्सन जो अकेले होना चाहिए। साथ ही साथ ये पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री इसको प्रोहिबिट करता है। पॉलीगैमी मतलब कि बहु पत्नीवाद, और पॉलीएंड्री मतलब बहुपतिवाद। ठीक है, जब कई सारी वाइफ हो तो उसको पॉलीगैमी हो गया, पॉलीएंड्री मतलब बहुत सारे पति हो गए। तो पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री दोनों को ये प्रोहिबिट करता है, मोनोगैमस की बात करता है। फिर अगर वो कंसेंट देने के लिए कैपेबल नहीं है तो उस केस में भी शादी वॉइडेबल हो जाएगी। इन दोनों की अगर एज कम है तो यहाँ पे सेक्शन 18 में पनिशमेंट मिलेगी, बट वो मैरिज वॉइड हमेशा वैलिड रहती है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हमेशा वॉइड हो जाती है और सपेंडा में वॉइड हो जाती है। लेकिन इन दोनों में कंडीशन है कि अगर कोई कस्टम है वो गवर्न कर रहा है, ईच ऑफ देम दोनों को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को कर रहा है, लाइक कि लड़के को कर रहा है लड़की को कर ही नहीं रहा है, तो उस केस में नहीं, दोनों को ईच ऑफ देम लिखा हुआ है। तो ईच ऑफ देम काफी बार पूछा भी है, तो ईच ऑफ देम को अगर कर रहा है तो उस केस में जो मैरिज है वो वैलिड हो जाएगी। तो इस केस में मैरिज तभी वैलिड होगी जब उनका कस्टम अलाउ करेगा। अगर कस्टम के दोनों के कस्टम अलाउ करते हैं तो उनकी शादियां प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं या सपेंडा में भी हो सकती हैं। इसका जो एग्जाम्पल चलता है, जैसे कि मामा की लड़की, ठीक है, मामा की लड़की से शादी हो सकती है। बहुत जगहों पे यूपी में होती है कि वहां पे ये शादियां होती हैं। साथ ही विडो सिस्टर इन लॉ से भी शादी किया जाता है, भाभी से शादी हो सकती है। तो ये एज पर कस्टम के अकॉर्डिंग होता है। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ये शादियां नहीं होती हैं, वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी आता है, सपेंडा रिलेशनशिप में भी आता है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी शादियां नहीं होती हैं। अब ये जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है और ये जो सपेंडा रिलेशनशिप है, ये दोनों ये हमेशा ओवरलैप भी कर सकती हैं। ये जो रिलेशनशिप है वो ओवरलैप करती हैं। वो ओवरलैप कैसे कि एक पर्सन किसी के सपेंड में भी आ सकता है और साथ ही साथ वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी आ सकता है। लाइक कि फादर और मदर के केस में देखे ना कि यहाँ पे एक पर्सन उसके ऊपर हुए, तो ये दोनों पर्सन, कोई पर्सन वो प्रोहिबिटेड में भी आ सकता है, सपेंड में दोनों में भी आ सकता है। तो ये हमेशा ओवरलैप करते हैं। अब जो सपेंडा मैरिज का जो प्रोहिबिशन है ये एक्सोगैमी के ऊपर बेस्ड है, एक्सोगैमी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो एक्सोगैमी को ये रोकता है कि एक ही समाज में आपस में शादी ना हो, इसीलिए इसको सपेंडा मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आया गया। ये एक्सोगैमी को प्रोहिबिट करता है। ये हमारा हो गया सेक्शन 5। बात है सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो है वो बात करता है गार्जियनशिप एंड मैरिज। इसको 1978 में रिपील कर दिया गया था। पहले क्या था कि गार्जियनशिप मतलब कि कंसेंट फादर या मदर सबकी लेनी होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब जो एज कंडीशन है वो चेंज कर दी गई है, तो जो पर्सन है उसको किसी की भी कंसेंट की जरूरत नहीं है। तो गार्जियनशिप वाले सेक्शन को हटा दिया, सेक्शन 6 को हटा दिया गया है। सेक्शन 7 बात करता है सेरेमनीज। तो सेरेमनीज की बात करता है सेक्शन 7।
ये बात करता है सेरेमनीज। तो यही एक ऐसा सेक्शन है जो हिंदू मैरिज को अभी तक सैक्रामेंट बनाया हुआ है। जैसे मुस्लिम मैरिज है वो प्योर कॉन्ट्रैक्ट है, बट हिंदू मैरिज में कुछ चीजें हैं जो इसको सैक्रामेंट कहा जाता है, संस्कार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेरेमनीज होती हैं, सेरेमनीज कैसी होनी चाहिए? तो एनी ऑफ दी पार्टी, जो कोई भी पार्टी उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब इस डायरेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? सप्तपदी। तो सप्तपदी जो है इसेंशियल है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारी जगहों पे सप्तपदी नहीं चलता है। बट अगर वहां पे वो अपनी जो शादी है वो वहां उनके जो फैमिली के किसी भी जो फैमिली के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर किया गया है तो वो शादी वैलिड होगी। लेकिन अगर सिर्फ इन चीजों को अगर बिना इसके कोई शादी की जाती है, बिना किसी मतलब सेरेमनीज को परफॉर्म किए शादी की जाती है, तो वो शादी वैलिड नहीं होती। लाइक एक लड़का है एक्स और ये लड़की वाई, ये दोनों जाते हैं मंदिर में और एक दूसरे को सिंदूर लगा के या माला डाल के कहते हैं कि आज से तुम मेरी वाइफ हो या तुम मेरे हस्बैंड हो, तो वो शादी जो है वो वैलिड नहीं है, वो एक वॉइड है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेरेमनीज नहीं है। तो सेक्शन 7 सेरेमनीज की बात करता है। फिर आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, मैरिज के रजिस्ट्रेशन की बात करता है। सेक्शन 8 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। ये बताता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। तो इसको कोई कम पहले इस पे अगर केस देखें तो कौन इस रूल बनाएंगे? तो स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल बनाती है कि हर पर्सन को अपनी शादी को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। बट अगर कोई पर्सन अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो उससे उसकी मैरिज पे कोई इफेक्ट, मैरिज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैरिज वैलिड ही रहेगी। बस ये है कि उसको पनिशमेंट मिलेगा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता। पनिशमेंट कितना है? 25 रुपीज तक का पनिशमेंट दिया गया है। अब इससे रिलेटेड जो केस है वो है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार, इस केस में कहा गया था कि मैरिज के जो रजिस्ट्रेशन था, मैरिज रजिस्ट्रेशन था उसको कंपलसरी किया गया था, कंपलसरी किया गया। तो सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, तो सीमा वर्सेस अश्विनी के केस में मैरिज का रजिस्ट्रेशन उसको कंपलसरी किया गया। तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज से ये वाला केस रिलेट करता है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 9। अब शादी तो होगी तो आगे की खिटपिट भी शुरू होगी। तो सबसे पहला आता है आरसीआर की प्रोसीडिंग। तो सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दंपत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना। तो ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की बात करता है आरसीआर सेक्शन 9। तो इसमें क्या क्या है कि विदाउट, यहाँ पे क्या होता है कि दो पर्सन होते हैं, उनकी शादी हुई है बट वो बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के एक दूसरे को छोड़ दें, तो उसको हम कहते हैं कि वहां पे जो सामने वाला पर्सन है, अब यहाँ पे जैसे कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, दोनों हस्बैंड या वाइफ हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं जिस पर्सन ने छोड़ा उसके अगेंस्ट में। और कोर्ट अगर लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है तो वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास करती है। तो इसमें क्या है? पहली कंडीशन की विदाउट रीजनेबल कॉज होना चाहिए, और ये क्या करेंगे? विदड्रॉ करेंगे फ्रॉम दी सोसाइटी ऑफ अदर। अब ये जो सोसाइटी है इसको डिफाइन किया गया है। सोसाइटी का मतलब क्या होता है? तो सोसाइटी का मतलब होता है मैरिटल कोहेबिटेशन। अगर मैरिटल कोहेबिटेशन के बीच में स्टॉप हो जाता है और साथ ही साथ फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल ड्यूटीज। तो अगर इनके सोसाइटी का मतलब ये होता है कि मैरिटल कोहेबिटेशन स्टॉप हो जाता है और फुलफिलमेंट ऑफ जो म्यूचुअल ड्यूटीज हैं वो नहीं हो पाती हैं उस केस में, जहाँ पे कोई पर्सन बिना किसी रीजनेबल कॉज के विड्रॉ कर देता है दूसरे को सोसाइटी, अपनी सोसाइटी से। सोसाइटी का मतलब कि उसके साथ मैरिटल कोहेबिटेशन के रिलेशन में ना हो, साथ ही साथ जो भी फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल ड्यूटीज हैं उसको वो ना कर रहा हो, तो वहां पे जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट के पास जाएगा आरसीआर की प्रोसीडिंग के लिए। अब ये जो पूरा सेक्शन 9 है ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्विंग मैरिज। तो मैरिज को बचाने के लिए ये किया जाता है।
अब इस जो पूरा सेक्शन 9 है इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो चेक किया गया था। सबसे पहले ग्राउंड क्या था, सेक्शन 14 और 21 के ग्राउंड पे जिसको चेक किया गया था। सबसे पहले केस था टी सरिता वर्सेस वेंकटप्पय्या। तो टी सरिता वर्सेस वेंकट तो टी सरिता वर्सेस वेंकट सुभैया के केस में सबसे पहली बार इसको चेक किया गया था इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सेक्शन 9 की, क्योंकि ये कॉन्जुगल राइट देता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल एक राइट है, उस राइट को कि क्या ये राइट सच में एक राइट है कि नहीं है। ये किसी प्रोविजंस को 14 और 21 के ग्राउंड पे इंट्रावीन तो नहीं करता है, तो उसमें वैलिडिटी चेक की गई थी। सबसे पहले कोर्ट में क्या था कि ये प्रॉपर वैलिड सेक्शन है। फिर इसके बाद से इसको दोबारा से चेक किया गया सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन। तो सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन के केस में इसको दोबारा से चेक किया गया और इसमें ये कहा गया कि ये जो सेक्शन 9 है वो इंट्रावायरस है। तो यहाँ पे अल्ट्रावायरस नहीं, यहाँ पे इंट्रावायरस है। इंट्रावायरस का मतलब कि ये कॉन्ट्रावीन नहीं करता है। इसको आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल होगा आर्टिकल 14, यहाँ पे आर्टिकल 14, 19 और 21 को कॉन्ट्रावीन नहीं करता है। अब ये जो आज इसके बाद से सेम इसी केस में एक और केस आया था, श्रीमती हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह। तो श्रीमती हरविंदर वर्सेस हरमिंदर सिंह। तो ये 3 केसेस हैं जिसमें लैंडमार्क केसेस हैं। वो ये बताते हैं कि इसमें जो है सेक्शन जो 9 है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को आर्टिकल 14 और 21 के ग्राउंड पे चेक किया गया था। फिर अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा एक्ट है कौन सा ऐसा मैरिज एक्ट है जहाँ पे आरसीआर की प्रोसीडिंग नहीं है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं दिया गया, तो वह क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। इसमें जो आरसीआर राइट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हैं इसके प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं। तो सेक्शन 9 में ये हमारा कंप्लीट होता है। तो सेक्शन 10 बात करता है हमारा जुडिशियल सेपरेशन। सेक्शन 10 जब भी हम पढ़ेंगे तो इसको रीड विद कर लेंगे सेक्शन 13 के साथ। तो सेक्शन 13 के साथ इसको रीड विद करते हैं। सेक्शन 10 बात करता है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब क्या हुआ कि जब जुडिशरी जो है वो कोर्ट के मीडियम से किसी को जब सेपरेट अलग अलग रहने के लिए कर दिया जाए तो उसे हम जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं। So judicial separation is given on the ground given in section 13 sub clause 1 and sub clause 2। तो 13 sub clause 1 और 13 सब क्लॉज 2 में जो ग्राउंड्स दिए हैं उस ग्राउंड्स के बेसिस पे जुडिशियल सेपरेशन हो सकता है। अब 13(1) ये बात करता है हस्बैंड प्लस वाइफ को कुछ ग्राउंड दिए गए हैं, उस ग्राउंड्स की बेसिस पे वो जुडिशियल सेपरेशन की डिमांड कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम 13 सब क्लॉज 2 की बात करें तो ये सिर्फ वाइफ ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसमें 4 ग्राउंड्स हैं जो कि सिर्फ वाइफ को मिले हैं। उन ग्राउंड्स पे जो वाइफ है वो जुडिशियल सेपरेशन मांग सकती है। बट यहाँ पे क्या है कि जो हस्बैंड भी मांग सकता है, वाइफ दोनों मांग सकते हैं। यहाँ पे जो ग्राउंड्स है तो सबसे पहला जो ग्राउंड है वो है एडल्ट्री, एडल्ट्री के ग्राउंड्स पे। दूसरा क्या है क्रुएल्टी, क्रुएल्टी क्या है फिजिकल या मेंटल, दोनों टाइप की क्रुएल्टी इसमें आती है। सॉरी यहाँ पे 1 ये पहला हो गया, ये 1 का ए क्रुएल्टी हो गया, इसी में 1 का बी ये बात करता है डिजर्शन, जो कि नॉट लेस देन 2 ईयर, 2 साल से कम का कोई डिजर्शन नहीं होना चाहिए। तो उस केसेस में भी हस्बैंड या वाइफ जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री
के लिए अप्लाई कर सकती हैं। दूसरा क्या कहता है, कन्वर्जन, जिसको एपोस्टेसी भी कहते हैं। एपोस्टेसी मतलब कि धर्म परिवर्तन कर देना। तीसरा है अनसाउंड माइंड। फोर्थ हट चुका है लेप्रोसी। पांचवा आता है कम्युनिकेबल वर्नल डिजीज। छठवां क्या आता है, डिनाउंस कर दिया हो वर्ल्ड। सातवां आता है नॉट हियर्ड अलाइव 7 या मोर ईयर। वहीं पे अगर देखें वाइफ ओनली को कौन कौन से ग्राउंड मिले हैं, तो अगर हस्बैंड बाइगेमी करता है, हस्बैंड जो है बाइगेमी करता है। दूसरा क्या है, गिल्टी है ऑफ रेप, सोडोमी, बेस्टैलिटी का, लेकिन ये बिफोर मैरिज, सिंस मैरिज मतलब मैरिज के बाद में अगर होता है तो, सिंस मैरिज के बाद अगर होता है तो, मैरिज हैपन, मैरिज होने के बाद अगर करता है तब। थर्ड क्या कहता है, ग्रांट नहीं कर रहा, अगर नहीं दे रहा है ग्रांट नहीं, वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, मींस नो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। लास्ट कहता है ऑप्शन ऑफ पुबर्टी, 15 से 18 साल तक का है। तो ये ग्राउंड्स हैं जिसपे जुडिशियल सेपरेशन को डिमांड किया जाता है। तो 13(1) और में और 13 सब क्लॉज 2 में ग्राउंड दिए गए। 13(1) में जो ग्राउंड्स है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों को दिए गए हैं, और इसमें 13(2) सिर्फ और सिर्फ वाइफ ओनली के। अब सेम ये जो ग्राउंड्स हैं ये हमें जब सेक्शन 13 पढ़ेंगे डाइवोर्स के ना, वो सेम ग्राउंड्स की बेसिस पे हैं। तो कभी भी डायरेक्ट डाइवोर्स नहीं होता, डाइवोर्स के लिए सिर्फ कंडीशन है कि कन्वर्जन के केस में, और जब वो डिनाउंस कर देता है वर्ल्ड, या इन ये नॉट येट फॉर लाइफ 7 साल इससे ज्यादा, ऐसे केसेस में डायरेक्ट डिवोर्स होता है। अदरवाइज वो कूलिंग पीरियड में डाल देते हैं, पहले वो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास करते हैं, उसके बाद से बस डाइवोर्स दिया जाता है, या पहले आरसीआर होता है, आरसीआर के 1 साल के बाद से फिर इसकी डिग्री पास होती है, तो जुडिशियल सेपरेशन। अब ये जो ग्राउंड्स हैं, पहला है अडल्टी, अगर कोई पर्सन एडल्टी में, हस्बैंड या वाइफ कोई भी एडल्टी में है तो सामने वालों से जुडिशली सेपरेट हो सकता है। ये कहता है इसका वन का एक क्रुएल्टी, अब चाहे वो फिजिकल क्रुएल्टी हो चाहे वो मेंटली क्रुएल्टी करता हो, तो उसमें भी आता है। अब दहेज मांगना, तो दहेज मांगना मेंटल क्रुएल्टी में आता है, तो इसलिए वो भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का या जुडिशियल सेपरेशन का। 1B कहता है डिजर्शन, जहाँ पे वो डिजर्ट कर दिया, छोड़ के चला गया हो, बट वो 2 साल से ज्यादा हो गया, तो 2 साल से कम का नहीं, 2 साल से ज्यादा का होना चाहिए। सेकंड कहता है कन्वर्जन, जहाँ पे वो कन्वर्जन कर लिया हो, एपोस्टेसी जिसको कहते हैं। एपोस्टेसी मतलब कि वो हिंदू है तो हिंदू से मुस्लिम में या क्रिश्चियन में कन्वर्जन कर लिया है। थर्ड कहता है अनसाउंड माइंड अगर हो गया है सामने वाला पर्सन, तो उस केस में भी जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं। फिफ्थ कहता है कम्युनिकेबल वर्नल डिजीज, जिसको कोई ऐसी डिजीज हो गई है जो कि कम्युनिकेबल फॉर्म के, लाइक कि एड्स हो गया या HIV से रिलेटेड हो गया, या और भी टाइप की जो भी डिजीजेज आती है उस टाइप की हो गया, तो ऐसी कम्युनिकेबल वर्नल डिजीज हो गई है, तो उस केस में भी जुडिशियल सेपरेशन दिया जा सकता है। छठवां कहता है डिनाउंस कर दिया वर्ल्ड, वो अपने आप को हेलमेट बन गया हो, सन्यासी बन गया हो, छोड़ दिया हो, जंगल चला गया हो, तो उसको कहता है उस केस में भी डाइवोर्स जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता है। 7 क्या कहता है नॉट हियर्ड अलाइव, 7 या 7 साल या उससे ऊपर टाइम हो गया जब तक उसको जिंदा नहीं सुना गया, तो उस केस में भी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री उस ग्राउंड पे भी लिया जा सकता है। 13(2) जो कि सिर्फ वाइफ ओनली को मिले हैं, वो है बाइगेमी, अगर हस्बैंड बाइगेमी दूसरी शादी कर लेता है या अपनी किसी मैरिज को छिपा के रखता है, तो उस केस में वाइफ ले सकती है। दूसरा कहता है कि गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी या बेस्टेलिटी, अगर वो शादी के बाद रेप का, सोडोमी का और बेस्टेलिटी का दोषी पाया जाता है, तो उस केस में। अब शादी के पहले का क्यों नहीं, क्योंकि शादी के पहले यहाँ पे वुमेन के पास कंडीशन रहती है कि वो उसे अगर पता है चीजों को, तो वहां पे वो जानते हुए एक्सेप्ट कर दी है। तो शादी के बाद अगर वो गिल्टी होता है रेप का, सोडोमी, बेस्टेलिटी का, तो वहां पे वुमेन जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ग्रांट मांग सकती है। फिर सी कहता है ग्रांट नहीं करता अगर मेंटेनेंस उसको नहीं दे रहा, सेक्शन 18 में अगर जो या 24 जो क्या बोलते हैं मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, उसके अकॉर्डिंग अगर वो उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहा है या ऑप्शन, तो वहां पे भी वो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मांग सकती है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, जहाँ पे वुमेन जो है उसकी एज कम थी, उस टाइम पे अगर शादी हो गई, तो उस ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के बेसिस पे भी वो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मांग सकती है।
अब बात करेंगे इसमें केस की। चंद्रा वर्सेस सुरेश, ये जो केस है ये जुडिशियल सेपरेशन से डील करता है। तो चंद्रा वर्सेस सुरेश का केस है। फिर इसमें क्या होता है, जब भी हम सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन करते हैं तो वहां पे कभी भी मैरिज जो है वो डिजॉल्व नहीं होती, वहां पे बस क्या होता है कि टेम्पोररी सस्पेंशन हो जाता है मैरिज का। और अगर बाद में जो कपल हैं उनको साथ में रहना हो, वहां पे उनको साथ में रहना हो, ठीक है, लिव करना हो ज्वाइंटली, तो वहां पे वो क्या करेंगे, दे कैन लिव, बट यहाँ पे उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन ऑफ कोर्ट। तो ऊपर वाले एबव ग्राउंड पे कोर्ट चाहे तो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ग्रांट कर सकती है, और जो भी कपल है अगर बाद में वो साथ में रहना चाहते हैं तो कोर्ट की परमिशन से लेकर के वो साथ में रह सकते हैं। अब ये एक रेमेडी है जो कि जिसकी जो डिग्री है वो कम डिग्री में है बस। तो सेक्शन 10 हो गया हमारा जुडिशियल सेपरेशन। सेक्शन 11, सेक्शन 10 9 10 ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक प्रीलिम्स में तो बनता ही बनता है, मेंस में भी बनता है। मेंस के लिए जब हम पढ़ेंगे तो साथ में उसको इन डिटेल कवर करेंगे क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है ये। फिर सेक्शन 11 ये बात करता है वॉइड मैरिज। सेक्शन 11 ये बात करता है सीधा सीधा वॉइड मैरिज की। तो वॉइड मैरिज के केस में सीधे क्या कहता है कि सेक्शन 5 का सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 अगर इसका कॉन्ट्रावीन हुआ है तो जो मैरिज है वो वॉइड होगी। वॉइड फर्स्ट में क्या है कि एज वाला, सॉरी एज नहीं, यहाँ पे सेक्शन 5(1) में क्या कहता है कि उसका अगर कोई लिविंग स्पाउस है, लिविंग स्पाउस, तो वहां पे हो जाएगा। 4 में क्या कहता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप से अगर शादी हुई है तो वहां पे वो वॉइड हो जाएगा। और 5वां कहता है सपेंड है अगर एक दूसरे के, तो वहां पे वो वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 11 वॉइड की बात करता है। अब जो सेक्शन 11 है इसको चैलेंज किया गया था लक्ष्मी माल वर्सेस रामास्वामी नाइकल। तो इस केस में इसको सेक्शन 11 को चैलेंज किया गया था। तो सेक्शन 11 सीधा सीधा हमारा बात करता है वॉइड मैरिज की। अब सेक्शन 12, सेक्शन 12 क्या, तो वॉइडेबल मैरिज, वॉइडेबल मैरिज। अब हाँ इसमें ये भी है कि अगर जो सेक्शन 11 में अगर कोई मैरिज वॉइड होती है तो उसके लिए कोई कोर्ट की डिक्री लाने की जरूरत नहीं है, वो वॉइड एब इनिशियो होती है। अगर कोई पार्टी है अब उसको पता है कि इसने क्या किया कि बी से, जो कि इसकी मान लो सपेंड में आती थी, इससे शादी किया। अब इससे क्या इसको बाद में पता चलता है कि ये जो इसकी सपेंड रिलेशनशिप में आती है इसकी जो वॉइड शादी वो वॉइड है। अब ये क्या करता है सी से शादी कर लेता है बाद में। तो अगर ये जो कोर्ट में अगर चैलेंज करती है कि इसकी जो शादी है वो इसने दूसरी शादी की, तो वहां पे अगर ये इस चीज को प्रूव कर देता है कि इसके सपेंड रिलेशनशिप में था, भले ही उसने कोर्ट से डिक्री नहीं ली है नल कई, तो भी ये वाली जो इसकी मैरिज है वो वैलिड रहेगी। पहली वाली मैरिज इसके हमेशा वॉइड में आएगी, तो दूसरी वाली मैरिज वैलिड रहेगी क्योंकि ये मैरिज वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो शुरू से ही वॉइड थी। सेक्शन 12 क्या कहता है वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज में पर्सन के पास चांस होता है कि वो चाहे तो मैरिज को वॉइड करवा ले या तो उसको वैलिड करा दे। तो वॉइडेबल मैरिज या तो वो वैलिड हो जाती है या तो वो वॉइड हो जाती है। इसमें क्या है 4 ग्राउंड्स दिए गए हैं, 4 ग्राउंड पे मैरिज जो है वो वॉइडेबल हो सकती है। पहला है इम्पोर्टेंसी, इम्पोर्टेंसी के ग्राउंड पे। दूसरा क्या है अनसाउंडनेस के माइंड पे, अनसाउंडनेस के। तीसरा क्या है अब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। चौथा है कि वुमेन जो है प्रेग्नेंट थी इस अदर पर्सन से, अदर पर्सन से शादी के टाइम पे, मैरिज के टाइम पे। तो ये वाला तो काफी ज्यादा पूछता है 4 वाला। तो अगर कोई 12 में वॉइडेबल मैरिज के लिए क्या है कि अगर कोई पार्टी इंपॉर्टेंट है तो उस केसेस में क्या होगा कि या तो सामने वाली पार्टी उसको वैलिड भी करवा सकता है, वॉइड भी करवा सकता है। अनसाउंड माइंड है तो उस केस में भी वैलिड करवा सकता है, वॉइड करवा सकता है। एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट,
अगर है तो ये अनसाउंडनेस वाला 5 सब क्लॉज 2 वाला जो ग्राउंड है वो वही है। एब्सेंस ऑफ अगर फ्री कंसेंट है तो वहां पे क्या होगा, मैरिज यहाँ पे भी वॉइड करवा सकता है, वॉइडेबल वॉइड करवा सकता है या तो वैलिड करवा सकता है। फोर्थ वाला पूछता है कि अगर शादी के टाइम पे ये ऐसा ग्राउंड है जो सिर्फ ओनली मैन को मिला है, ओनली मैन को मिला है, ये इकलौता ऐसा ग्राउंड है पूरे मैरिज एक्ट में जो कि हस्बैंड को मिला हुआ है, जहाँ पे वो शादी को वॉइड करवा सकता है। तो अगर वुमेन शादी के टाइम पे किसी अदर पर्सन से प्रेग्नेंट है तो उस केस में हस्बैंड अगर चाहे तो उससे जो शादी हुई है उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है, या वो चाहे तो गैजेट रखे उसको। ये हस्बैंड के ऊपर है, ये मतलब पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। बट इस केसेस में क्या है, एक्सेप्शन दिए गए हैं। एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे कोई पिटीशन करने के लिए 1 साल का टाइम होता है, 1 ईयर का टाइम दिया गया है कि 1 साल के अंदर कर दो, अदरवाइज अब कितना टाइम तक कोई वेट करेगा। तो जब भी ये चीजें हैं वहां पे 1 साल तक का टाइम होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जब भी चीजें उन्हें पता चल गई उसके बाद से नो इंटरकोर्स हैपन, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनना चाहिए। अगर आप यहाँ पे अगर आप रिलेशन बनाते हो तो उस केस में कोई भी पर्सन अगर रिलेशन बनाता है तो वो फिर इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा, फिर वो वॉइडेबल की कैटेगरी में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे साथ ही साथ 2 एक्सेप्शन भी दिए गए हैं कि अगर उनको 1 साल के अंदर बता देना है और उसके बाद से उनके बीच में कोई भी जानने के बाद से कोई उनके बीच में रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 12। अब आते हैं सेक्शन 13। डाइवोर्स। तो सबसे पहले हम लोग डाइवोर्स में थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स देखते हैं। सेक्शन 13 को तो हम बाद में देखेंगे, 13 में है थ्योरीज डाइवोर्स। तो इसमें 3 थ्योरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछता भी है। पहला है गिल्ट या फॉल्ट थ्योरी। दूसरा क्या है, म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी। तीसरा क्या है, इनएविटेबल तो पहला है गिल्ट थ्योरी या फॉल्ट थ्योरी जिसको कहते हैं, दूसरा है म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी और तीसरा है इनएविटेबल ब्रेकडाउन थ्योरी। तो ये 3 थ्योरीज है जो डाइवोर्स में आती हैं। अब बात करेंगे कि होता क्या क्या है। तो गिल्ट थ्योरी, जहां से नाम से पता था कि गिल्ट होगा या फॉल्ट होगा, तो 13 सब क्लॉज 1 या 13 सब क्लॉज 2, इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जहां सामने वाला पर्सन उसको गिल्ट में लाए या फॉल्ट हो, जहां पे उसकी गिल्ट हो या फॉल्ट हो, लाइक कि एडल्ट्री में है या क्रुएल्टी कर रहा है सामने वाले पर्सन पे, या उसको डिजर्शन कर रहा है या कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन कर रहा है, ऐसा कोई जहाँ पे वो गिल्ट में ला करके उस पर्सन से डाइवोर्स ले रहा है, तो उसको गिल्ट थ्योरी कहते हैं। म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी ये जो है ये 1976 में ऐड हुई, तो इसी को 13B म्यूचुअल डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है, तो वहां पे म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी को कहते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी को 1976 में ऐड किया गया, जहां पे दोनों पर्सन की कंसेंट से डाइवोर्स होता है उसको म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी कहते हैं। फिर लास्ट का इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन थ्योरी। इसमें क्या होता है, द कपल कैन नो लॉन्गर लिव टुगेदर एज अ मैन एंड वाइफ। लाइक कि इसमें क्या है कि एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। अब ये दोनों साथ में रहना ही नहीं चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई नहीं हो रहा है, कोई फॉल्ट नहीं हो रहा है, उसके अगेंस्ट में ये दोनों का मन नहीं है, कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं, मन नहीं बैठ रहा, क्या नहीं हो रहा, तो उस अकॉर्डिंग में ये दोनों साथ में रहना नहीं चाहते हैं। बट यहाँ पे कोई भी ऐसा सेक्शन 13 के जो एसेंशियल्स हैं वो नहीं आते हैं, तो वहां पे इसको कहते हैं इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरी। तो यहाँ पे कोई रीजनेबल चांस नहीं होता गेटिंग बैक, जहाँ पे उनके मन में कुछ आ गया अब वो साथ में नहीं रह सकते, ऐसे केसेस में इस थ्योरी को यूज किया जाता है। इस पे ये भी कहा जाता है, कोटेशन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है कि while there is no roach which has not thorn, but if what you hold ill all is all thorn no roach better throw it away। सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपके पास कोई फूल है तो जो कोई अगर पर्सन फूल लेता है तो उसको कांटों को भी बियर करना पड़ेगा। लाइक गुलाब का फूल है तो आपको उसमें कांटे भी होते हैं तो उसको भी बियर करना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे चीज ले लो जिसमें फूल हो ही ना, सिर्फ और सिर्फ कांटे हो, तो उसको बियर लेने से अच्छा है कि उसको भैया हटा ही दो। तो उसी बेसिस पे ये इरिटेबल ब्रेकडाउन की थ्योरी बेस्ड है।
अब ये जो थ्योरी है, एक केस है अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन। तो अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन के केस में एक सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन की जो थ्योरी है वो कोई ग्राउंड नहीं है डाइवोर्स का। और इस पे अगर बात करें कि जो हमारा फर्स्ट केस है, पहला केस कौन सा था जिसमें इस थ्योरी की बात की गई थी, उसका नाम है जॉर्डन इंगडेफ वर्सेस एस एस चोपड़ा। तो इस केस, ये पहला केस है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन थ्योरी की बात सबसे पहले इस केस में की गई थी। बाद में अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन में ये कहा गया कि इसका ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, या कि जो थ्योरी है वो अपने आप में डाइवोर्स के लिए सफिशिएंट नहीं है, ये उसमें कोई ग्राउंड नहीं है डाइवोर्स का। तो ये हमारी तीन थ्योरी हो गई, गुड थ्योरी या फॉल्ट थ्योरी, दूसरा है म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी, और ये है तीसरा इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन थ्योरी। इसके बाद से अगला आता है सेक्शन 30। तो सेक्शन 13 के बाद से तो मतलब काफी टाइम नहीं लगेगा, इसको बहुत सिंपल है। सेक्शन 13 में डाइवोर्स के लिए कोई भी पार्टी अप्लाई कर सकता है। 13 सब क्लॉज 1, 13 1A और 13 सब क्लॉज 2 इधर सीधा है। 13(1) ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें एडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शन, कन्वर्जन, इनक्यूरेबल अनसाउंड माइंड, कम्युनिकेबल वर्नल डिजीज, डिनाउंस कर देता है वर्ल्ड, या उसको अलाइव नहीं सुना गया है टाइम पीरियड से, जो हमने पहले जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन के टाइम पढ़ा था, वो सारे ग्राउंड्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो वही सेम ग्राउंड्स जो कि हमने सेक्शन 10 में देखा था, तो वही 13(1) के ग्राउंड्स वहाँ भी दिए गए थे, और 13(2) में भी यहाँ पे भी वो सेम ग्राउंड है। तो अगर आपने सेक्शन 10 पे चार्ट बनाया होगा तो वहां से आप इसको ले लेना, सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। 13, अब इसमें जो आता है वो 1A, 1A में आता है यहाँ पे दो चीज कि नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन। जब जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हुई थी और उसके 1 साल तक कोई भी उनके बीच में कोहैबिटेशन स्टार्ट नहीं होता है, तो उस केस में 13(1A के अकॉर्डिंग वो डाइवोर्स का एक ग्राउंड बन जाता है। और दूसरा है कि आरसीआर में जब पिटीशन पड़ी थी, कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जाओ साथ में रहो आरसीआर की प्रोसीडिंग में, उसको भी +1 ईयर से ज्यादा हो गया है और वहां पे भी सामने वाला जो पार्टी है वो साथ में नहीं रह रहा, तो ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए। तो पहले हम जैसे कहा ना जुडिशियल सेपरेशन, तो अगर जुडिशियल सेपरेशन को 1 साल हो गया तो कोर्ट क्या करेगी, उसको डाइवोर्स दे देगी इन ग्राउंड्स में। अब जुडिशियल सेपरेशन के लिए या तो ये वाले ग्राउंड या तो 32 के ग्राउंड्स होंगे, आरसीआर के लिए भी या तो आरसीआर के लिए तो ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, वहां पे तो सीधा सीधा विदाउट अनरीजनेबल कॉज के सामने वाला पर्सन अगर अलग रहता है तो वहां पे, तो इस केस में भी, इन दोनों केस में भी इन ग्राउंड्स के बेसिस पे डाइवोर्स दे दिया जाता है। में देख लेते हैं केस लॉ 13 में, बहुत डिटेल से वही चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा, तो फिर से लिखने का कोई मतलब नहीं है। केस की बात करें, रसल वर्सेस रसल, फर्स्ट टाइम क्रुएल्टी को डिफाइन किया गया था इस केस में। इसका वन ऑफ द वन लैंडमार्क है दस्ताने वर्सेस दस्ताने, ये भी क्रुएल्टी पे है। अगला केस सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कपूर। इस केस में कहा गया था कि जो मेंस लिया है वो नॉट एसेंशियल है क्रुएल्टी के लिए। तो क्रुएल्टी में मेंस लिया की जरूरत एसेंशियल नहीं होती है। तो अगला केस आता है बिपिन चंद्रा
वर्सेस प्रभावती, विपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती, ये किससे है? कॉन्सेप्ट ऑफ डिजर्शन से रिलेट करता है। साथ ही साथ अगर हम डिजर्शन की बात करें तो इसमें एक केस और आता है, लक्ष्मण उत्तमचंद कृपलानी वर्सेस मीना। तो रसल वर्सेस रसल, पहली बार क्रुएल्टी की बात की गई थी। दस्ताने वर्सेस दस्ताने, क्रुएल्टी का वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क है, बहुत बार पूछा गया है ये दोनों को। सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कपूर के केस में कहा गया कि जो क्रुएल्टी के केस में मेंस रिया की जरूरत नहीं पड़ती है, मेंस रिया नहीं भी हो तो भी ये माना जाएगा कि क्रुएल्टी हुई है। विपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती में कॉन्सेप्ट ऑफ डिजर्शन की बात की गई। साथ ही साथ इसी से रिलेटेड केस है लक्ष्मण उत्तम चंद कृपलानी वर्सेस मीना। तो ये 4 केसेस हैं जो सेक्शन 13 से डील करते हैं। इसके अलावा और भी केसेस हैं। रेलेवेंसी ये कि ये सारे केसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं और बहुत बार पूछे गए। कुछ ऐसे केसेस हैं जो कई बार पूछे गए हैं। तो वन ऑफ द लीडिंग केसेस जो हैं वो हिंदू लॉ के हैं। कमल घोष वर्सेस जया घोष, ये केस रिलेट करता है ट्रीटिंग द स्पाउस विद क्रुएल्टी इज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। तो क्रुएल्टी इसमें कहा गया था एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। एक केस आता है शारदा वर्सेस धर्मपाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जब भी अनसाउंड माइंड को लेकर के एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है तो वो हैप्पी मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता है। तो इसमें शारदा वर्सेस धर्मपाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनसाउंडनेस को लेकर के कहा कि अनसाउंडनेस में कोई पर्सन जो है वो हैप्पी मैरिड लाइफ को नहीं रह सकता। तो इसके बाद से सीधा सीधा आ जाता है सरला मुद्गल का केस। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पढ़ा होगा। सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता कि जो कन्वर्जन होता है उसको लेकर के कहा गया था कि अगर कोई हस्बैंड है या कोई वाइफ है वो अगर अपना रिलीजन कन्वर्ट करती है सिर्फ शादी करने के लिए, तो रिलीजन सिर्फ कन्वर्ट करने से तुरंत शादी जो है वो डाइवोर्स नहीं हो जाता, ऑटोमेटिक डाइवोर्स नहीं होता, डाइवोर्स उसको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी पर्सन ने शादी की और वो उसका डायरेक्टली डाइवोर्स ही मान ले। तो ये सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया। अब यहाँ पे हम लोग जब डिजर्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक टर्म आता है कॉन्स्ट्रक्टिव डिजर्शन। कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन क्या होता है? तो व्हेन अ हस्बैंड और वाइफ इंटेंशनली फोर्स इनोसेंट स्पाउस टू लीव द मैरिटल ड्वेलिंग बाय एक्टिंग इन एन ऑफेंसिव मैनर। तो सीधा सीधा समझते हैं क्या है कि जब सामने वाला स्पाउस या तो हस्बैंड या तो वाइफ सामने वाले को फोर्स करे कि तुम ऐसा छोड़ के जाओ, जबरदस्ती उस पर कंडीशन लगा दे, ठीक है, कि कोई ऐसी कंडीशन या जहाँ पे वो ऑफेंसिव मैनर में सामने वाले को घर को छोड़ने के लिए, ड्वेलिंग हाउस जहाँ पे वो साथ में रहते हैं उसको छोड़ने के लिए मजबूर कर दे, तो उसी को हम कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन भी कहते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन का जो लीडिंग केस है वो है ज्योतिष चंद्र। तो ये ज्योतिष चंद्र वर्सेस मीरा। तो कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन सीधा सीधा ये होता है कि जहाँ पे कोई फोर्स का यूज करके सामने वाले को कह दे कि नहीं तुम साथ में मत लो, उसी को हम कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन कहते हैं। ये हो गया मतलब सेक्शन 13 कंप्लीट, डाइवोर्स।
काफी इजी है, ज्यादा कुछ है भी नहीं। सेक्शन 13A ये बात करता है अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग। तो डाइवोर्स की प्रोसीडिंग में अल्टरनेटिव रिलीफ भी मिलता है कन्वर्जन के केसेस में। कहाँ पे? तो इसमें जो सीधा सीधा लिया है 13 सब क्लॉज 13(1) का सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 6 और सब क्लॉज 7 ये बात करता है कन्वर्जन। कन्वर्जन के केस में ये बात करता है रिनाउंस कर दिया है अगर वर्ल्ड और ये रिजम्पशन ऑफ डेथ। तो इस केसेस में डायरेक्ट डिवोर्स हो जाता है, डायरेक्ट डाइवोर्स। तो बाकी केसेस को छोड़ दें, इनके अलावा जो भी केसेस हैं उसमें अल्टरनेटिव रिलीफ मिलता है डाइवोर्स की प्रोसीडिंग में, बट इसमें नहीं मिलता क्योंकि भाई अगर कोई पर्सन कन्वर्ट कर लिया तो अब उससे दोबारा थोड़ी ना वो कन्वर्ट करेगा। या रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड तो जब उसने त्याग ही दिया तो फिर उस पर क्यों वेट करना, क्यों जुडिशियल सेपरेशन में डालना या आरसीआर में डालना। फिर प्रिजम्पशन ऑफ अगर डेथ जहाँ पे 7 साल हो गए किसी को सुना ही नहीं गया तो उसके बारे में कोर्ट अब कहती है कि ठीक है चलो हटाओ ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, तो वहां पे डायरेक्ट ग्रांट कर दिया जाता है। 13B ये 1976 में ऐड किया गया। डाइवोर्स ये भी 1976 में ऐड किया गया था। 13A 13B भी उसी में यूज किया था। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो 13B सीधा सीधा कहता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो सीधा सीधा इसमें क्या है कि पार्टली जो है वो लिविंग रहता है, वो जो हस्बैंड या वाइफ है वो साथ में ही अलग अगर रहना चाहते हैं तो उस केस में वो म्यूचुअल कंसेंट से अलग हो सकते हैं। फिर यहाँ पे इनके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें कोई फोर्स नहीं होना चाहिए या ऐसा कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो डायरेक्ट होना चाहिए। तो उसको कहते हैं कि यहाँ पे जो डाइवोर्स है वो म्यूचुअल कंसेंट से होता है। सेम हमने म्यूचुअल कंसेंट की थ्योरी पढ़ी थी, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, उसी थ्योरी पे ये बेस्ड है। फिर इसमें क्या होता है 6 से 18 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाता है। इसमें केस है अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन। ऑलरेडी हम लोगों ने इस केस को देखा भी हुआ है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो कूलिंग पीरियड होता है, कूलिंग पीरियड मतलब कि जब भी कोई पार्टी कोर्ट के पास जाएगी तो डायरेक्टली कभी डाइवोर्स नहीं कर देती। वो क्या कहते हैं 6 महीने से लेकर के 18 महीने आपके बीच का टाइम देगी कि आप इतने महीने कम से कम 6 महीने साथ में रहो, उसके बाद आप करना। तो ये जो कूलिंग पीरियड है ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है। ये जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है और कोई नहीं हटा सकता है। ये कहा गया था अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन के केस में। तो सेक्शन 13 हो गया डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। सेक्शन 14 सीधा सीधा कहता है कि नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। शादी के 1 साल के अंदर कोई भी जो पिटीशन है वो प्रेजेंट नहीं की जाएगी। सेक्शन 15 बात करता है रीमैरिज, कब वो सामने वाले पार्टी जो है वो रीमैरिज कर सकते हैं, दोबारा वो शादी कब कर सकते हैं। तो जब डाइवोर्स उनका हो जाए उसके बाद से अपील का जो टाइम बचता है उस टाइम पे, तो जब वहां पे राइट अगर नो राइट ऑफ अपील, कोई अपील का जो टाइम है वो नहीं रह गया है, या अपील का जो लिमिटेशन टाइम है वो एक्सपायर हो गया है, या अपील जो है प्रेजेंट की गई बट वो डिसमिस हो गई, तो उस केस में वो रीमैरिज अपना कर सकते हैं। जिस दिन वो टाइम खत्म हो गया लिमिटेशन का उसके बाद से, या डिसमिस हो गया उसके बाद से शादी कभी भी कर सकते हैं। सेक्शन 16 15 हो गया। 16 बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन। लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन किसके? वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के। उसके क्या होगा कि जब भी लेजिटिमेसी की बात की होगी तो दे ऑल आर लेजिटिमेट। तो जब सेक्शन 16 कहता है कि अगर कोई भी वॉइड मैरिज है या वॉइडेबल मैरिज है उससे जो भी बच्चे आए होंगे तो वो सारे बच्चे लेजिटिमेट होंगे और वो जो है अपने स्पाउस है जो मतलब पेरेंट्स हैं उनके, मतलब कि मदर या फादर हैं, उनकी प्रॉपर्टी से हिस्सा ले सकते हैं, बट वो उनकी ज्वाइंट कोई भी मतलब कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उन्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 16 लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड की बात करता है।
फिर आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 बात करता है पनिशमेंट फॉर बाइगेमी। पनिशमेंट फॉर बाइगेमी। तो अगर कोई 5 सब क्लॉज 1 की जो प्रोविजन है उसको कॉन्ट्रावीन करके दोबारा शादी करता है तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे आईपीसी के अकॉर्डिंग चला जाएगा 494 495 आईपीसी में उसको पनिशमेंट मिलेगी। 494 में बाइगेमी के लिए जो पनिशमेंट है 7 साल अप टू 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। तो ये पनिशमेंट दी गई है अगर कोई बाइगेमी करता है या दोबारा शादी करता है। फिर सेक्शन 18 बात करता है पनिशमेंट फॉर अदर कंडीशन कॉन्ट्रावीन करने पे। 17 और 18 में बात करता है पनिशमेंट मिलेगी जब वो अदर प्रोविजन। तो सेक्शन 18 ये बात करता है पनिशमेंट जब अदर प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करते हैं। तो जब भी ये कॉन्ट्रावीन होगा तो यहाँ पे ए है पहला ए, दो टाइप के पनिशमेंट। ए बात करता है कि जब 5 के सब क्लॉज 3 का वायोलेशन कोई करता है, और बी कहता है 5 के सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 का वायोलेशन करता है। अब आप ये कमेंट करके बताना 5 का सब क्लॉज 3 क्या है, 5 का सब क्लॉज 4 और 5 क्या है। तो ए में क्या कहता है कि अगर कोई भी 5 के सब क्लॉज 3 का वायोलेशन करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट होगी। तो मे बी ये अब चाइल्ड मैरिज कोई पसंद कराता तो उस केस में पनिशमेंट है वो हार्श पनिशमेंट है। तो यहाँ पे 2 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है। तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर। साथ ही साथ 1 लाख तक का फाइन है। अप टू 1 लाख 1 लाख रुपए तक का फाइन है। वहीं पे अगर ये वाली प्रोविजन है 5 और 4 और 5 की प्रोविजंस को अगर कोई ब्रीच करता है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ। तो साथ ही साथ इसमें क्या है फाइन जो कि 1000 रुपए तक हो सकता है। 1000 रुपए तक का फाइन उसको अवॉर्ड किया जा सकता है उसको देने के लिए। तो 5(3) में कंडीशन अगर कोई ब्रीच करता है तो 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। 5 का सब क्लॉज बी कहता है कि अगर 4 और 5 को ब्रीच करता है तो 1 महीने तक की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना होगा। फिर आते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 बात करता है कोर्ट टू विच पिटीशन शैल बी प्रेजेंट। किस जगह पे पिटीशन को प्रेजेंट किया जाएगा। तो बिल्ली कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद द लोकल लिमिट्स ऑफ ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन। जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे आप प्रेजेंट करेंगे। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर फैमिली कोर्ट है तो पहले आप फैमिली कोर्ट में जाएंगे, अगर फैमिली कोर्ट वहां पे नहीं है तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। तो कहाँ पे कर सकते हैं, तो जहाँ पे मैरिज सोलमनाई हुई थी, जिस जगह में शादी हुई थी वहां पे कर सकते हैं। या फिर जहाँ पे पिटिशनर है वो रहते हैं वहां पे कर सकते हैं। फिर जहाँ पे वो लास्ट में डिसाइड किए वहां पे कर सकते हैं। और वाइफ के केस में अगर वाइफ जो है वो जहाँ पे रहती है उस जगह पे भी कर सकती है। तो वाइफ को अलग से ये दिया गया। तो सेक्शन 19 कोर्ट की बात करता है जहाँ पे पिटीशन प्रोसीड की जाए, प्रेजेंट की जाएगी। सेक्शन 20 बताता है कंटेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटीशन। तो जो भी सेक्शन 20 का जो भी कंटेंट देंगे उसका वेरिफिकेशन होगा। लेकिन जो कि सेक्शन एक्सेप्ट सेक्शन 11, तो सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज की बात करता है वहां पे वेरिफिकेशन की बात नहीं करता है, बाकी सब केसेस में वेरिफिकेशन होगा। सेक्शन 21 बताता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 ऑफ 19। तो सीधा सेक्शन होने वाला है ये। सेक्शन 21 सीधा सीधा कहता है कि एप्लीकेशन होगा सीपीसी का। और इसमें क्या है हाई कोर्ट जो है रूल बना सकता है। तो हाई कोर्ट सेक्शन 21 हाई कोर्ट रूल बना सकता है, एप्लीकेशन होगा सीपीसी के अकॉर्डिंग। सेक्शन 21 ए 21 बी और 21 सी तीन क्लॉजेज अलग से जोड़े गए हैं। तो 21 ए बात करता है पावर टू ट्रांसफर पिटीशन इन सर्टेन केसेस। मार्जिनल नोट्स आपको सिर्फ याद कर लेना काम का है। 21 बी बताता है स्पेशल प्रोविजन ऑफ ट्रायल। तो जो ट्रायल होगा वो मेनली क्या होगा डे टू डे बेसिस पे होगा और उसको कंक्लूड कर देना है 6 महीने के अंदर। फिर उसके बाद अपील करने के लिए 3 महीने का टाइम बचता है। 21 सी मार्जिनल नोट्स जो है वो पूछता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है। तो 21 सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है। सेक्शन 22 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये काफी बार पूछा गया है। तो जो भी इसकी प्रोसीडिंग होती है मैरिज की
या मैट्रिमोनियल केसेस की, वो इन कैमरा होती हैं। इन कैमरा का मतलब कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस केस से रिलेटेड पार्टी ही रहते हैं, अदर किसी पार्टीज को नहीं रहना होता, तो वो होता है इन कैमरा। फिर ऐसे केसेस में जब भी कोई चीज़ें प्रिंट होंगी तो उसमें कोर्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही, जैसा कोर्ट गाइड करेगा उसी अकॉर्डिंग ही प्रिंट होंगी। अगर कोई पर्सन इसके अलावा अगर प्रिंट करता है विदाउट डायरेक्शन, उसको 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, सर फाइन इम्पोज किया जा सकता है। तो सेक्शन 22 इन कैमरा प्रोसीडिंग की बात करता है। 23 बात करता है डिक्री इन प्रोसीडिंग। तो कोर्ट मस्ट ट्राई टू ब्रिंग अबाउट रिकंसिलिएशन। जब भी 23 बात करता है डिक्री इन प्रोसीडिंग, तो जो भी प्रोसीडिंग है उसमें डिक्री जब ग्रांट किया तो कोर्ट क्या करेगा, जब भी कोई डिक्री देगा तो उससे पहले वो क्या करेगा, रिकंसिलिएशन करेगा, मतलब दोनों पार्टी को आएगा, बुला करके बैठा के समझाएगा। और तब किस किस ग्राउंड पे करेगा, अगर रिस्पॉन्सेंट ट्रीटेड द पेटिशनर विद क्रुएल्टी, अगर क्रुएल्टी का वहाँ पे ग्राउंड है तो उस बेसिस पे करेगा। अगर उसने डिजर्ट कर दिया, छोड़ दिया है, तो उस केसेस पे समझाएगा। और रिस्पॉन्डेड है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ पर्सन अदर देन, क्या उसका अगर कोई एडल्ट्री का रिलेशनशिप है, तो क्रुएल्टी के केस में कोर्ट उसमें क्या करेगी, रिकॉन्सिलिएशन करेगी। क्रुएल्टी के केसेस में, डिजर्शन के केस में और एडल्ट्री के केस में, इन 3 केसेस में कोर्ट क्या करेगी, सेक्शन 23 में पहले रिकॉन्सिलिएशन करेगी, दोनों पार्टीज को बुला के समझाएगी जो पार्टी उसको, उसके बाद ही कोई डिक्री देगी। फिर सेक्शन 24 इंपॉर्टेंट है, 24 25। 24 बात करता है पेंडेंटे लाइट। 25 बात करता है परमानेंट एलिमोनी। तो पेंडेंटे लाइट या एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग, तो पेंडेंटे लाइट क्या होगा कि जब भी प्रोसीडिंग चल रही है उसके बीच में भाई सामने वाले पार्टी के पास अगर पैसा नहीं है तो वो सामने वाले से मांग सकता है। तो यहाँ पे कौन करेगा अप्लाई, तो यहाँ पे एनी पार्टी, तो कोई भी पार्टी, हस्बैंड या वाइफ, हस्बैंड यहाँ पे या वाइफ दोनों कोई भी कर सकते हैं अप्लाई, कर मांग सकते हैं एक दूसरे से। क्या मांग सकते हैं, पेंडेंटे लाइट मांग सकते हैं, मतलब कि मेंटेनेंस जो भी खर्चा था उसके लिए उसको मांग सकते हैं, और एक्सपेंस जो भी प्रोसीडिंग में होगा उसको मांग सकते हैं। कितने दिन में, जब भी वो क्लेम करेंगे उसको 60 डे में कोर्ट डिसाइड कर देगा जो भी मेंटेनेंस की चीजें हैं। और एप्लीकेशन कहाँ बनाया जाएगा, एप्लीकेशन इसको अप्लाई करेंगे ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में अप्लाई करेंगे। फिर परमानेंट एलिमोनी, और परमानेंट एलिमोनी के लिए भी ट्रायल कोर्ट में ही अप्लाई किया जाता है, और इसमें भी हस्बैंड या वाइफ दोनों मांग सकते हैं। परमानेंट एलिमोनी की एक, अगर आपकी जैसे चीजें खत्म होगी किसी पर्सन की तो वो क्या करेगा, परमानेंट एलिमोनी में डायरेक्टली एक अमाउंट बता देगा, उसके अकॉर्डिंग उसको उतना पे करके छुट्टी किनारे हो जाना है। तो ये हो गया परमानेंट एलिमनी। 26 बताता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। तो जब भी चिल्ड्रन की कस्टडी की बात आएगी तो बच्चा बहुत छोटा है तब तो माँ के ही पास आएगा, लेकिन अदर केसेस में चाहे वो इलेजिटिमेट हो चाहे वो लेजिटिमेट चाइल्ड हो, ठीक है, तो वो चाइल्ड जिसके साथ रहना चाहता है उसकी विश पे हो सकता है। साथ ही साथ कस्टडी, मेंटेनेंस और एजुकेशन, जहाँ पे वेलफेयर ऑफ माइनर जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड के अकॉर्डिंग इसको कस्टडी ग्रांट की जाएगी। अब इसकी कोई भी जो एप्लीकेशन है उसको 60 दिन के अंदर पहले डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो हो गया कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। सेक्शन 27 बात करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कैसे होगा, तो जब भी डाइवोर्स के केसेस में प्रॉपर्टी का डिस्पोजल करना होगा तो जितनी मैरिज के टाइम पे जितनी भी प्रॉपर्टी आई थी, तो 27 में मैरिज के टाइम पे जो भी प्रॉपर्टी मिली थी उसको ज्वाइंटली वो स्पाउज में बांट दिया जाएगा। तो ज्वाइंटली बांट जाएगा, ठीक है, जैसे कि 1000 रुपए मिले तो दोनों को मिला के 500 करके दे दिया जाएगा, ऐसा है। तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी ऐसे होगी, ज्वाइंटली दोनों बोथ ऑफ द स्पाउस को दिया जाएगा। 28 काफी इंपॉर्टेंट है, ये पता है अपील, डिक्री और ऑर्डर की अपील कब होगी। तो डिक्री और ऑर्डर जो भी आएंगे 21 में जो भी ऑर्डर या डिक्री इधर बीच आएगी उसकी अपील के लिए कितना टाइम है, तो अपील के लिए 90 डेज का टाइम है एज पर सेक्शन 28।
28 के अकॉर्डिंग अपील के लिए 90 डेज का टाइम है। 28 बता रहा है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री और आर्डर। इन्फोर्समेंट कौन करेगा? तो सिटी का जो कोर्ट ऑफ सिविल जो ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन वो उसको इन्फोर्स करेगा। अपील 90 दिन का जो लिमिटेशन टाइम दिया गया है, 2009 में अमेंडमेंट भी हुआ है। फिर 29 जो है वो सेविंग क्लॉज की बात करता है। 29 जो है वो सेविंग क्लॉज की बात करता है। फिर 29 का सब क्लॉज 4 है वो इम्पोर्टेंट है। वो कहता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसके किसी भी प्रोविजन जो है वो ओवरराइड नहीं करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट के। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी शादियाँ होंगी उसको ये ओवरराइड नहीं करेंगे। सेक्शन 30 रिपील्स की बात करता है। तो ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। जो कंप्लीट वीडियो था वो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग डेडिकेट किया गया था, वरना हिंदू मैरिज एक्ट अपने आप में काफ़ी लेंथी है। इसमें अगर लेक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी लंबा चला जाता है, एक पॉइंट काफ़ी कुछ डिटेल्स में है। तो प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है एज पर भी। थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।